हेलो बच्चों, जो जो बच्चे ऐड हो गए एक बार चैट बॉक्स में जाके लिख दें जल्दी। बोर्ड आपको नजर आ रहा है? जो जो बच्चे ऐड हो गए हैं वो लिख दें एक बार चैट बॉक्स में। उर्वशी, आवाज क्लियर आ रही बेटा? आज हम लोग रेट लॉ पे क्वेश्चन करेंगे। जब तक बाकी बच्चे ऐड हो रहे हैं तब तक आप क्वेश्चन लिखिए। एक इक्वेशन अपने पास दी गई है, 2a + 3b गिव्स प्रोडक्ट्स if concentration of A become double and concentration of C, बल्कि B होगा, and concentration of B becomes triple, then rate of reaction becomes, और चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है 27 टाइम्स, यानी कि रेट 27 गुना बढ़ जाएगा। दूसरा ऑप्शन है 54 टाइम्स। तीसरा ऑप्शन है 108 टाइम्स और चौथा ऑप्शन है कांट प्रेडिक्ट। ठीक है ना? और एक सवाल और है, दो सवाल एक साथ लेंगे। a + 3b gives products if concentration of A remains same while concentration of B becomes triple, then rate of reaction would be या would become और
चार ऑप्शन बेटा यहां भी आपके सामने है। पहला ऑप्शन है 9 टाइम्स, दूसरा ऑप्शन है 27 टाइम्स, तीसरा ऑप्शन है 4 टाइम्स और चौथा ऑप्शन है 8 टाइम्स। ये दो सवाल दोस्त अपने पास है, तो पहले तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए। आज केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर 4 की बात कर रहे हैं। जो बच्चे ऐड हो गए हैं वो एक बार लिखते जाएं। ठीक है, मोहम्मद अयान, दोनों क्वेश्चन बेटा ऐड इस समय तुरंत लिख लो। रेट लॉ मैंने लास्ट टाइम पे आपको पढ़ा दिया है। आज हम लोग रेट लॉ के बारे में बात कर रहे हैं, उसके सवालों के बारे में बात कर रहे हैं। पहला सवाल है 2a plus 3b gives products if concentration of A becomes double and concentration of B becomes triple then rate of reaction becomes। ये हमसे पूछा जा रहा है कि नए रेट में क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें दोस्त, तो यहां पर अगर बात की जाए तो सबसे पहली चीज ये है कि आपको सवाल में ये देखना चाहिए कि आपको जो रिएक्शन दी है आप उसके बगल में लिखेंगे एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन नहीं दी है ना बेटा। तो अगर आपको रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में नहीं दी है तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप रेट लॉ में स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को ऑर्डर नहीं मान सकते। तो इसका मतलब अगर हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, तो वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन जब हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे जरा बताइएगा। मान लीजिए मैं स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो रेट ऑफ रिएक्शन r इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट k और a की पावर x और कंसंट्रेशन ऑफ b की पावर y। क्योंकि x और y हमको पता नहीं है, क्योंकि यहां पर हमें जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है
हम उनको ऑर्डर नहीं मान सकते, क्योंकि रिएक्शन में एक्सपेरिमेंटल नहीं लिखा हुआ है। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात, अब अगर ये चीज है तो इन्होंने बोला कि हम ए के कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं और बी के कंसंट्रेशन को ट्रिपल कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि नया रेट आर डैश होगा। तो अगर रेट कांस्टेंट तो बदलता नहीं है तो आर डैश होगा तो के टाइम्स, और ए के कंसंट्रेशन को डबल किए तो 2a की पावर x हो जाएगा, और b को ट्रिपल किया तो 3b की पावर y हो जाएगा। अब यार नया रेट पुराने रेट के रिस्पेक्ट में कितना है ये तब तक नहीं निकाल सकते जब तक अपने को x और y नहीं पता होगा। तो इसका मतलब है कि ऐसी सिचुएशन में हम नए रेट के बारे में कोई बात नहीं कर पाएंगे, यानी कि हमारा जवाब क्या होगा, कांट प्रिडिक्ट। क्या ये बात समझ में आती है? तो इसका मतलब है हमारा आंसर होगा फोर्थ पार्ट, कांट प्रिडिक्ट। मोहम्मद अयान, क्या समझ में आ रहा है बेटा? ये सवाल समझ में आया आपको? If concentration of A becomes double and concentration of B becomes triple, तो रेट ऑफ रिएक्शन अपने को लिखना है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं R बराबर के A कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर X कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर Y, लेकिन X और Y हमें यहां पर पता नहीं। इसी प्रकार से अगर आप दूसरा सवाल देखते हैं यहां पर, तो इस सवाल में यह फायदा है कि आपको क्या दिया गया है, एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन गिवन। रिएक्शन के बगल में लिखा है कि एक्सपेरिमेंटल, तो इसका मतलब क्या होगा, आप बोलोगे कि इसका मतलब है अगर एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में दिया हुआ है तो इसका मतलब है रिएक्टेंट्स के स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ही उनके ऑर्डर माने जाएंगे। रिएक्शन के स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ही उनके ऑर्डर माने जाएंगे। तो इसका मतलब है अब जब हम लिखेंगे तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर, अब x ना लिखकर जो कोफिशिएंट है वही पावर हो जाएगा यानी 1, और कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर 3। ये होगा मामला। इसके बाद नया रेट, उन्होंने बोला A के कंसंट्रेशन को सेम रखो मगर B के कंसंट्रेशन को ट्रिपल कर दो। तो यहां आपको देखना है कि नया रेट R डैश इज इक्वल टू K टाइम्स, याद रखिएगा रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन बदलने पर बदलता नहीं है। A का कंसंट्रेशन सेम रखना है, B का कंसंट्रेशन 3 गुना कर देना है, यही मामला है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूंगा तो मैं लिखूंगा R डैश बराबर, और 3 की पावर 3 बाहर आ जाएगा और अंदर का मामला रह जाएगा K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 1 और कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर 3। बोलो बेटा, अब मुझे ये बताओ कि इतना पोर्शन जो है वो ऊपर वाले पार्ट को देखकर समझ में आ रहा है कि पुराने रेट यानी R को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि मैं बोलूंगा R डैश इज इक्वल टू 3 की पावर 3 27 होता है 27 टाइम्स R, यानी कि जो नया रेट है वो पुराने रेट का 27 गुना हो जाएगा, यानी 27 गुना रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या होगा, 27 टाइम्स। क्या आपको ये बात समझ में आती है? यस सर और नो सर, जल्दी लिखिए। दोनों ही सवाल कंपैरिजन है दोस्त, कि हमें अगर एक्सपेरिमेंटल नहीं दिया है रिएक्शन में लिखकर तो इसका मतलब है कि हम वहां पर ऑर्डर नहीं लिख सकते, लेकिन अगर एक्सपेरिमेंटल लिखा है तो जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा प्रोडक्ट का वही उसका ऑर्डर होगा। जब ऑर्डर पता चल जाएगा तो आराम से कोरिलेट करके निकाला जा सकता है। ठीक है, यस सर और नो सर, जल्दी बताइए।
चलते बेटा अगले सवाल की तरफ। ठीक है बेटा अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रेट एक्सप्रेशन फॉर अ रिएक्शन और रिएक्शन आपको कुछ भी दी होगी, मान लीजिए दिया है A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। ए और बी आपस में मिलकर प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, ठीक बात है। और आपको रेट एक्सप्रेशन इसके लिए दिया है R बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 2 कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर 1। यानी इस बार ये सवाल ज्यादा आसान है पिछले वाले के रिस्पेक्ट में। क्यों? अपने को उसने रेट एक्सप्रेशन पहले ही पकड़ा दिया, तो जो चीज हम लिखते थे वो हमें लिखने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे लिखा है इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए बिकम्स डबल while concentration of B remains same, then rate of reaction would be या would becomes या would increased by, मान लीजिए मैं लिख देता हूं would increased by। पहला ऑप्शन दिया है 2 टाइम्स, दूसरा ऑप्शन दिया है 3 टाइम्स, तीसरा ऑप्शन दिया है 4 टाइम्स और चौथा ऑप्शन दिया है कांट प्रेडिक्ट। समझिएगा, ये आपके सामने सवाल है। तो पहला तरीका जो बेसिक तरीका है जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग हमेशा करते आए हैं, तो मैं यहां लिखूंगा कि रेट एक्सप्रेशन अपने पास है R बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 2 कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर 1, है ना। मान लिया कि नया रेट R डैश है, तो R डैश इज इक्वल टू K टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ A को डबल कर दिया गया है, यानी 2A की पावर 2 हो जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ B को उतना ही रखा गया है, यानी B की पावर 1 रहेगा। 2 की पावर 2 बाहर आ जाएगा, तो K टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 2 कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर 1। इतने पोर्शन को पुराना रेट यानी R लिख सकते हैं, तो R डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स R होगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना बढ़ चुका होगा, तो आंसर होगा थर्ड पार्ट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक बात है। अब यार लेकिन बात यहां ये हो रही है कि क्या हम लोग पेपर में भी यही नौटंकी पूरी करेंगे? तो जवाब है नहीं। आपको क्या करना है समझिएगा, यहां पर अगर मान लीजिए, मतलब ये एक नोट है, आप इसको साइड में कर सकते हैं, लेकिन पहले समझिएगा सवाल करने के लिए। आपको याद रखना है कि आपको जब भी नया रेट निकालना हो, न्यू रेट, समझना, तो वो कितने गुना होगा ये पूछा जाता है आपसे। आप क्या करिएगा,
जो भी आपको रिएक्टेंट दिए हैं, जो भी आपको रिएक्टेंट दिए हैं, मान लीजिए मैं ये चीज लिख रहा हूं कि A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। कल को यहां पर दो से ज्यादा रिएक्टेंट भी हो सकते हैं, सबके लिए वो बात लागू। क्या करना है आपको, आर न्यू इज इक्वल टू, यहां लिखोगे ए को कितने गुना किया, पावर उसका ऑर्डर, एक अपना ऑर्डर होगा, ए को सवाल में कितने गुना किया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, इसी प्रकार से बी को कितने गुना किया, पावर बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर, और अब डायरेक्ट आंसर निकाल ले जाएंगे। कल को अगर सी होता तो हम सी को भी ले लेते, सवाल में आ जाए। अब यहां पे आपको एक बात याद रखनी है, क्या, जो कांस्टेंट हो उसे मत देखना। क्या लाइन लिखी है बच्चों, जो चीज क्वेश्चन में कांस्टेंट हो उसे देखने की कोई जरूरत नहीं है। वापस अपना सवाल करेंगे, बिना कुछ लिखे काम कर ले जाएंगे। आइए, रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ है r बराबर के a की पावर 2 b की पावर 1, यानी a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है, b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है। इन्होंने बोला a के कंसंट्रेशन को डबल किया, तो इसका मतलब है मैं यहां लिखूंगा 2 की पावर 2 यानी 4 आ गया। b कांस्टेंट है, भूल जाइए, तो 4 आया, तो हमारा आंसर होगा नया रेट 4 गुना होगा। कितने लोगों को ये बात समझ में आती है? जल्दी से लिखिए चैट बॉक्स में यस सर और नो सर। ये गुणा गणित कोई करने वाला नहीं है, इसको मत करिएगा। ये सिर्फ इसलिए है कि शुरुआती दौर है, तो आपको कुछ ना कुछ बताना है, तो यार लिख के बता रहे। मामला समझ में आया कि नहीं? जो चीज कांस्टेंट है उसको भूल जाओ, जिसको दुगना किया जा रहा है, कितने गुना, तो यहां पे कभी आधा भी किया जा सकता है। इसीलिए मैंने यहां ये नहीं लिखा है कि ए को कितना बढ़ाया गया, क्योंकि कल को घटा भी तो सकता है वो, तो कितने गुना किया गया है उसकी पावर ऑर्डर कर दोगे, आप कोई भी सवाल आराम से निकाल सकते हो। ठीक बात है? तो जो आने वाले सवाल होंगे उसमें इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 4, एक रिएक्शन दी है A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। ठीक बात, आपको लिखा दिया गया है यहां पे सवाल में, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A 1 है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी 2 है। ठीक बात है? सवाल में राम कहानी बहुत लंबी चौड़ी है, उसकी बात करते हैं। उन्होंने बोला इनिशियली 1 मोल ऑफ A एंड 1 मोल of B were mixed in 1 liter vessel। ठीक है? Then initial rate of reaction is 10 की पावर -2 मोल पर लीटर
सेकेंड, ठीक है। देन फाइंड आउट the rate of reaction, then find out the rate of reaction when half of the reactant has reacted, यानी सवाल में उसने बोला है कि अगर इनिशियली एक एक मोल ए और बी का दिया हो, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए 1 है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी 2 है, और 1 लीटर वेसल में हम इसे हीट कर रहे हैं, तो वो बोल रहा है कि शुरुआत में रेट ऑफ रिएक्शन इतना रहता है 10 की पावर -2 मोल पर लीटर सेकेंड, लेकिन वो पूछ रहा है कि तब रेट बताइए जब दोनों के कंसंट्रेशन आधे रिएक्ट कर चुके हैं। आधे रिएक्ट कर चुके हो यानी कितने बचे हो? आधे आधे, यही बात है। अब अगर हम बात करें तो यहां पे एक बात ये बताइए कि अगर मैं लिखता हूं अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ रेट एक्सप्रेशन होता है R बराबर K टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ A और उसकी पावर यानी ऑर्डर होगा, तो यहां दिया है कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर 2 होगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमसे सवाल में क्या बोल रहे हैं कि शुरुआत में दोनों के एक एक मोल दिए हैं, तो अगर एक एक मोल दिए हैं तो कंसंट्रेशन क्या होगा जरा बताइएगा। तो क्या मैं बोलूंगा कि जो कंसंट्रेशन होता है वो मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर होता है। तो ये बात याद रखिएगा कि जब कभी भी वॉल्यूम 1 लीटर दिया हो, कितना दिया हो? वॉल्यूम 1 लीटर, तो मोल ही कंसंट्रेशन। क्या अगर क्वेश्चन में वॉल्यूम 1 लीटर दिया है तो इसका मतलब है कि आपका मोल ही क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन हो जाएगा, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक बात है। तो यहां अगर मैं बात करूंगा तो A का कंसंट्रेशन और B का कंसंट्रेशन तो वही होगा। रेट हमको दिया है 10 की पावर -2, रेट कांस्टेंट K निकालना पड़ेगा। A का कंसंट्रेशन 1 मोल है तो वही हो जाएगा, B का मोल भी 1 ही है तो वही हो जाएगा, यानी K का वैल्यू आएगा 10 की पावर -2। ठीक है। ये कह रहे हैं रेट तब बताओ जब दोनों लोग आधा आधा रिएक्ट कर चुके हो। तो A और B क्या होते हैं कि उस समय कंसंट्रेशन कितना है जिस समय आप रेट निकाल रहे हैं। तो हमने मान लिया भैया नया रेट R डैश होगा, रेट कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बदलती है तो K की जगह 10 की पावर -2 रखेंगे, A के कंसंट्रेशन की जगह 1/2 रखा जाएगा और B के कंसंट्रेशन की जगह भी 1/2, लेकिन ऑर्डर तो वही रहेगा 1 और 2 ही। तो यहां से अगर आप निकालेंगे तो आएगा 10 की पावर -2 और यहां से 2 और 2 की पावर 2 यानी 2 की पावर 3 आएगा। तो इसका मतलब है जो नया रेट होगा R डैश वो होगा 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 8। बोलो भैया। अयान भैया 2.5 इंटू 10 की पावर -2 तो कहीं से नहीं आएगा दोस्त। और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व होके क्या निकलेगा? 1.25 इंटू 10 की पावर -3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ध्यान रखिए। बात समझ में आ रही है आपको? बोलो बेटा। तो
कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करनी है आपको। चले भी हटाया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5वां सवाल है कि इफ रेट एक्सप्रेशन फॉर अ गैसियस रिएक्शन if rate expression for a gaseous reaction is R is equal to K times concentration of A की पावर 1, B की पावर 1 और C की पावर 1, तीनों के कंसंट्रेशन की पावर 1 है। if volume of vessel is suddenly reduced to 1/3, then rate of reaction would becomes, यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है 9 गुना, सवाल करिए सभी लोग। दूसरा ऑप्शन है 1/9 टाइम्स। तीसरा ऑप्शन है 27 टाइम्स। चौथा ऑप्शन है 1/27 टाइम्स। बताओ भाई, लगाओ बुद्धि, जल्दी जल्दी। मोहम्मद अयान, ऑप्शन नंबर 4 1/27 टाइम्स। यश गोस्वामी, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, एक बात मुझे सिर्फ इतना बता दो, ये सवाल अगर तुम्हें करना है तो तुम जो मैंने आपको बताया था वो पॉइंट उससे भी कर सकते हैं, कितने गुना। अब मुझे सिर्फ ये बताओ कि अगर हमें डायरेक्ट ही करना है तो सिर्फ इतना बताओ कि क्या कंसंट्रेशन मोल अपॉन वॉल्यूम होता है। बोलो भैया। तो हमारे पास जो रेट एक्सप्रेशन है R बराबर K कंसंट्रेशन ऑफ A, B और C, ये सारे लोग जहां पर भी होंगे वहां सबके लिए वॉल्यूम तो सेम ही होगा, मोल्स अलग अलग हो सकते हैं। तो यहां पर अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या Na यानी मोल ऑफ A डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मोल ऑफ B डिवाइडेड बाय वॉल्यूम और मोल ऑफ C डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यही करूंगा। वो कह रहा है, अब सवाल में बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अंग्रेजी की वो शब्द जो है उसे पकड़ना। यहां लिखा है क्या, इसे अंडरलाइन करिए, वॉल्यूम ऑफ वेसल इज सडनली रिड्यूस्ड। रिड्यूस का मतलब घटाया गया, ठीक बात है, टू 1/3। 1/3 का मतलब क्या है कि तब तक घटाया गया जब तक 1/3 ना हो जाए। यानी अगर 2 लिखा है तो जो शब्द लिखा है उतना ही वॉल्यूम हो गया है, ये आपको याद रखना। सवाल आप पकड़ पा रहे?
रिड्यूस्ड टू 1/3 लिखा है, इसका मतलब है वॉल्यूम को तब तक घटाया गया जब तक वो 1/3 नहीं हो गया। वॉल्यूम को 1/3 नहीं घटाया गया, वॉल्यूम को 1/3 तक पहुंचाया गया। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब है ये तो हमारे पास पुराना रेट था, नया रेट माना आर डैश के टाइम्स, अब वॉल्यूम को 1/3 यानी v था तो v/3 कर दिया गया होगा, यहां भी v/3 और यहां भी v/3। तो अगर बटे में 3 है तो 3 ऊपर आएगा और 3 की पावर 3 बाहर आएगा। तो r डैश इज इक्वल टू 3 की पावर 3 के टाइम्स, और अंदर की चीज वही रहेगी Na अपॉन v, Nb अपॉन v, Nc अपॉन v। इतना पोर्शन के साथ पुराने रेट को दिखा रहा है, यानी नया रेट कितने गुना हो गया होगा, 3 की पावर 3 टाइम्स यानी 27 टाइम्स। तो r डैश इज इक्वल टू 27 टाइम्स r। यही हमारा आंसर। क्लियर है बात? तो आंसर होगा थर्ड पार्ट। यश का बिल्कुल सही है। मामला पकड़ में आ रहा है आपको? हाँ, अगर आपको मेरा वो जो नोट वाला मामला था उससे करना है तो आप क्या करते, आप बोलते कि नया रेट जो है R इज इक्वल टू पुराना इनटू, अब एक का कंसंट्रेशन घटाया बढ़ाया जाता तो पावर लिख देते। अब याद होना चाहिए कंसंट्रेशन होता है मोल अपॉन वॉल्यूम, तो बोले वॉल्यूम को 1/3 किए, यानी A के रिस्पेक्ट में जो वॉल्यूम वाला पोर्शन है वो नीचे आता है, तो आप बोलेंगे ऊपर आप 1 मानिए 1/3 और उसकी पावर 1, बी के रिस्पेक्ट में भी 1/3 की पावर 1, नीचे ही लिखना पड़ेगा क्योंकि वॉल्यूम नीचे लिखा जाता है कंसंट्रेशन के टर्म में। तो आप लिखेंगे 1/3 1/3 1/3, तो 3 की पावर 3 ऊपर आएगा, तो 3 की पावर 3 टाइम्स r। यहां से भी आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। कल को बोलता वॉल्यूम को 3 गुना कर दिया गया, तो आप यहां लिखते क्या, वॉल्यूम नीचे होता है तो नीचे 3 3 और 3 आ जाता। बोलो बेटा, तो इसका मतलब आप 3 3 3 करते तो वो 3 की पावर 3 नीचे हो जाता, तब 1/27 आता। क्या ये बात समझ में आ रही है यश? क्या आप डायरेक्ट भी यहां से कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप लिखते हैं पूरा, बट हाँ उसके लिए थोड़ा सा आपको पक्का होना पड़ेगा और कोई रट्टा नहीं मारना है कि कुछ लोग बताते हैं वॉल्यूम में याद रखना कि जब वॉल्यूम आएगा तो अगर बटे में दिया हो तो ऊपर होता है और नॉर्मल दिया हो तो नीचे होता है। ये बिल्कुल सेंसलेस बात है। ये तो पता ही होना चाहिए कि हम जिस चीज में निकाल रहे हैं उसमें कंसंट्रेशन रखते हैं और कंसंट्रेशन में वॉल्यूम नीचे ही होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम होता है। तो यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलो भैया हटाया जाए फटाफट। आज का मामला सवाल का है दोस्त, चलिए अगला क्वेश्चन है, फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन M to N, the rate of disappearance ROD of M increased by a factor 8 upon doubling
upon doubling the concentration of M, upon doubling the concentration of M, then order of reaction with respect to M is, पहला ऑप्शन है M के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 4 होगा, दूसरा है 3 होगा, तीसरा है 2 और चौथा है 1। बोलो भैया। ये सवाल आईआईटी में आया हुआ सवाल है, थोड़ी सी बुद्धि लगाएंगे बड़े आराम से निकाल लेंगे। यश गोस्वामी, बेटा ऑप्शन 2 आया है ना तुम्हारा, क्या ऑप्शन 3 आया है? यश, ऑप्शन 2 आया है आंसर में या ऑप्शन 3 आया है? सेकंड आया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब ये सवाल अच्छा इसलिए है, प्रतीक्षा यादव ऑप्शन 3 है, मोहम्मद अयान का सेकंड है, ठीक है, सही है। यश, हैंड रेस कर दो, यश की बात सुन लेते हैं कि कैसे ऑप्शन 2 आए। बताओ भैया। हेलो जी, आवाज आ रही है? बताइए कैसे किए हैं? हाँ, अच्छा, अब मुझे सिर्फ इतना बता देना कि रेट में 8 गुना नहीं हुआ है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस 8 गुना हुआ है। तो क्या रेट ऑफ डिसअपियरेंस हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होता है? तो यहां क्यों हो गया? आराम से सोच के बताओ, तुम बता ले जाओगे, आंसर सही है तुम्हारा। बस बस बस, सभी लोगों ने बात सुनी यश की? क्या इन्होंने बोला है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एम ही रेट ऑफ रिएक्शन है, क्योंकि स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं दिया है, या बोल सकते हैं यश की 1 दिया है। क्यों? अबे नहीं पगले हो क्या? नहीं दिया है क्या मतलब होता है? नहीं दिया का मतलब थोड़ी, वो तो 1 तो है ही है, 1 है। बोलो हाँ, ठीक है, बस यही पूछना था। देखो भाई, यश ने बहुत बढ़िया सवाल किया। अब आप समझिएगा, क्या आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, जो इन्होंने किया है बहुत सही है, मतलब ये सवाल का पीक है। अगर हम आपसे बोले कि इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए, तो आप कहेंगे सर इसका रेट डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में अगर लिखे तो रिएक्टेंट के लिए कोफिशिएंट को नीचे लिखते थे, तो 1 है तो कोई फर्क नहीं होगा, यानी आप लिखेंगे -d m अपॉन dt। बोलो भैया, जो कि रिप्रेजेंट करता था रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ m को। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आप बोलेंगे सर इसी रेट को अगर रेट लॉ के हिसाब से लिखा जाए तो लिखा जाएगा रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ m, और मान लिया कि उसका ऑर्डर x है। बोलो भैया, अब यहां पर एक बात तय है क्या कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ m। यानी अगर हमें सवाल में दिया है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ m इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर 8, तो क्या हम लोग इसको पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन
of m is increased by a factor of 8, यानी रेट ऑफ रिएक्शन 8 गुना हो जाता है अगर हम क्या करते हैं, अपॉन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ m, अगर हम m के कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो हम यहां को रिलेट करेंगे, यानी r बराबर k n की पावर x से हम कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन 8 गुना हो जाता है अगर हम m के कंसंट्रेशन को क्या कर दे, डबल कर दे। यही तो होगा। तो यहां से निकालेंगे तो 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू आर, और यहां 2 की पावर x आ जाएगा बाहर, और k टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ m की पावर x। क्या इतना पोर्शन r को ही रिप्रेजेंट कर रहा था? तो इसका मतलब 2 की पावर 3 डॉट r इज इक्वल टू 2 की पावर x डॉट r कैंसिल, और बेस अगर सेम है तो पावर आपस में कोरिलेट करेंगी, x बराबर 3 जो कि ऑर्डर था। तो आंसर क्या होगा? 3। इस सवाल की जान केवल इतनी है दोस्त कि आपको यह पता होना चाहिए क्या, कि क्योंकि यहां पर स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, यानी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ही रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप पिछले सवालों में पहुंच जाएंगे। क्या इतनी बात आपको समझ में आती है? ये सवाल जेईई एडवांस का सवाल है, बात समझ रहे हैं। मैं केवल इसलिए लाया हूं कि अच्छा सवाल तो है, लेकिन अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो काम कर ले जाएंगे। बोलो बेटा, समझ में आता है? जल्दी भाई, यस सर और नो सर। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो यश ध्यान रखना, तुमने जो बात कही है बिल्कुल सही कही है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग रखोगे तो काम और अच्छे से होगा। यानी कल को कोफिशिएंट दिया भी होगा तो तुमसे गलती नहीं होगी। चले भैया, हटाया जाए। अब अगला सवाल है बेटा, जिसमें आपको वो एक चार्ट बना के देगा और उस चार्ट के रिस्पेक्ट में आपको सवाल करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, रेट ऑफ रिएक्शन A plus B gives P is given below as a function of different initial concentration of A and B। ठीक है, एक चार्ट आपको दिया गया है, एक टेबल आपको दी गई है। टेबल में ऊपर की तरफ डब्बा मतलब ए का कंसंट्रेशन दिया है और यूनिट दी है मोल पर लीटर, तो समझ ही जाओगे कि कंसंट्रेशन। ऐसे बी का कंसंट्रेशन दिया है और यूनिट है मोल पर लीटर, और यहां पे रेट दिया है रिएक्शन का, तो रेट का यूनिट सबको पता है कि मोल, लीटर इनवर्स और टाइम इनवर्स। टी का मतलब टाइम इनवर्स है। आपको दिया है 0.01, 0.005। बोल रहा है कि जिस समय ए का कंसंट्रेशन 0.01 रहता है,
बी का कंसंट्रेशन 0.01 रहता है, उस समय रिएक्शन का रेट 0.005 रहता है। एक डेटा ये एक्सपेरिमेंटल डेटा जिसको बोलते हैं 0.02, 0.01, 0.010। तीसरा 0.01, 0.02, 0.05। ये डेटा आपको गिवन है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि पहला पोर्शन कि डिटरमाइन ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए एंड बी। ए और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर बताना है, पहला सवाल। दूसरा सवाल है फाइंड, या आप उसको छोड़ दीजिए अभी के लिए, आगे बात करेंगे। एक ही सवाल है, ए और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर बताना है। बड़े गौर से सुनिएगा कैसे सवाल को किया जाता है। यहां पर अगर हम बात करें तो जब इस प्रकार के सवाल हमारे सामने आएंगे, कैसे करें, ठीक बात। पहला स्टेप, रेट लॉ लिखो। रेट लॉ लिखो। जब रेट लॉ लिखोगे तो ऑर्डर तो तुमको दिया नहीं होगा, तो वो कहेंगे रेट लॉ लिखो, ऑर्डर को एक्स वाई जेड मानकर, कुछ भी मान लो, एक्स वाई जेड जितने दिए हो उतना, ठीक बात। स्टेप 2 ये कहता है, और ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो ये एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं समझना, तो वो ये कहेगा वो दो एक्सपेरिमेंट एक साथ पकड़ो जिनमें कोई एक रिएक्टेंट कांस्टेंट हो, जिनमें कोई एक रिएक्टेंट कांस्टेंट। आप किसी को भी किसी से ना पकड़ लो जिसमें किसी एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो या प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कि एक रिएक्टेंट का या तो कंसंट्रेशन और या उसका प्रेशर आपको क्या मिलना चाहिए बच्चों, कांस्टेंट मिलना चाहिए, ठीक बात। पॉइंट नंबर 3 ये कहता है, पॉइंट नंबर 3 ये कहता है कि ऐसी दो रिएक्शन तुमने पकड़ ली, यानी दो एक्सपेरिमेंट पकड़ लिए। अब वो ये बोल रहा है क्या कि रेट एक्सप्रेशन से कंपेयर करके, जो मैंने आपको तरीका बताया था कि रेट अगर इतने गुना होगा तो नया रेट क्या होगा, तो कह रहा रेट एक्सप्रेशन से कंपेयर करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल, ठीक बात। ये पार्ट तो थ्योरी का हो गया, ठीक। हम यहां बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो रेट लॉ लिखे, यानी रेट एक्सप्रेशन लिखे। तो पहला पॉइंट, रेट एक्सप्रेशन क्या होगा, आर बराबर के, ए और बी दिया है तो ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई, यही है। ये हमने रेट एक्सप्रेशन लिख लिया, ये हमारा रेट एक्सप्रेशन हो पॉइंट नंबर 1 के हिसाब से, ठीक बात है। पॉइंट नंबर 2 ये कहता है अब वो एक्सपेरिमेंट पकड़ो
जिनमें कोई एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। तो मैं यहां पे इसी चार्ट को बढ़ा ले रहा हूं और यहां पे मैं लिख दे रहा हूं एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2 और 3। ये कई ज्यादा भी हो सकते हैं, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना। तो यहां तो आर्बिट्री है, तो आप ये कहेंगे कि अगर आप पहले और दूसरे को पकड़ते हैं, किसको? पहले और दूसरे को, तो क्या बी कांस्टेंट होता है? तो आप बोलेंगे क्या? एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2 को रिलेट करो। एक और दो को कोरिलेट करना है। अब एक और दो को कोरिलेट कैसे करना है इसको समझिएगा। पहली लाइन, जो चीज कांस्टेंट है उसे देखने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये बोल रहा है कांस्टेंट को मत देखो, यानी जिस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है उसे देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो एक्सपेरिमेंट 1 और 2 क्या बोलते हैं बताओ? बी को मत देखो। तो क्या ए का कंसंट्रेशन हम लोग क्या कर रहे हैं? यहां से यहां दुगना। बोलो, ए को दुगना करने पर रेट जो है वो भी कितना हो जाता है? दुगना। बोलो यार। तो मैं लिख सकता हूं क्या कि ए के कंसंट्रेशन को दुगना करने पर रेट दुगना होता है। बात समझिएगा। तीसरी बात वो बोल रहा है रेट एक्सप्रेशन को कंपेयर करो। कैसे? रेट एक्सप्रेशन है आर बराबर के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। अब जो चीज कांस्टेंट है उसे मत देखो, यानी ए को देखो, तो इसका मतलब है कोरिलेट करेंगे आर ए की पावर एक्स से। बोलो भैया। अब मुझे सिर्फ ये बताओ, ए को दुगना करने पर रेट को दुगना हो जाना चाहिए, तो x की वैल्यू यहां क्या होनी चाहिए बताइए? अगर मैं यहां 2 लिखूंगा और बाहर भी 2 आए तो क्या x का वैल्यू 1 होना चाहिए? यस सर और नो सर? बोलो बेटा। r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर x। तो इसका मतलब a के कंसंट्रेशन को दुगना करने पर रेट दुगना हो जाए, ये होना चाहिए। तो क्या इसके लिए अंदर अगर मैं 2 लिखूं तो बाहर भी वो क्या आए? 2 ही आए, यही तो मतलब है। तो यहां से ऐसे कोरिलेट किया जाता है कि रेट दुगना हो जाए, तो रेट की जगह 2 लिख दो इज इक्वल टू अंदर के कंसंट्रेशन को क्या करने पर? दुगना। तो ए के कंसंट्रेशन को दुगना किया तो यहां भी लिखो 2, लेकिन पावर आएगी x। तो जब आप कोरिलेट करेंगे तो क्या x बराबर 1 आएगा? कितने लोगों को यह बात समझ में आती है? बहुत। ये आप अपने मन से भी कर सकते हैं जब प्रैक्टिस होगी, लेकिन अभी के लिए आप इतनी बात समझ सकते हैं। यस सर और नो सर? बताइए भैया, क्या ये बात समझ में आती है आपको? ठीक है उर्वशी। अब x की वैल्यू 1 आ गई। अगला, अब मैं एक्सपेरिमेंट पकड़ रहा हूं कौन सा? क्योंकि मैंने a को निकाल लिया है यहां पर, तो अब मुझे a को कांस्टेंट रखना है, तो मैं एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 3 पकड़ूंगा। याद रखना, एक्सपेरिमेंट 2 और 3 पकड़ने से कुछ नहीं होना है, क्योंकि दोनों में बदलाव हो रहा है। तो अगला है एक्सपेरिमेंट 1 एंड 3 पकड़ो। सारी कहानी वही। 1 और 3 को अगर आप देखें तो 1 और 3 को देखने पे क्या होता है? ए कांस्टेंट है, भूल जाइए। बी के कंसंट्रेशन को दुगना करने पर रेट, बी के कंसंट्रेशन को दुगना करने पर रेट कांस्टेंट रहता है, मतलब 1 गुना रहता है। कांस्टेंट को क्या मानोगे? 1 गुना रहता है। तो अब मुझे सिर्फ इतना बता दो कि मैं एक्सपेरिमेंट 1 और 3 को देखकर यह बोलूंगा कि बी के, ये मैं इसलिए लिख रहा हूं कि किस चीज का क्या मतलब है ये आपकी समझ में आना चाहिए। कंसंट्रेशन को दुगना करने पर रेट
कांस्टेंट यानी एक गुना रहता है, यही तो मतलब होगा। अब हम इसके लिए भी कोरिलेट करेंगे, तो रेट एक्सप्रेशन में जाकर पकड़ना है, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कांस्टेंट वाले को देखना ही नहीं है तो B की पावर Y लिखेंगे। अब यहां से कैसे लिखते हैं, जैसे यहां लिखा था, रेट कांस्टेंट है यानी एक गुना यानी 1 लिखेंगे, इज इक्वल टू B को दुगना करने पर तो B की जगह 2 लिखेंगे, पावर Y लिखेंगे। अब कोई भी चीज अगर 1 है तो वो किसी भी चीज की पावर 0 लिखा जा सकता है, तो यहां क्योंकि 2 दिया है तो हमें अगर कोरिलेट करना है तो हम लिखेंगे 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 2 की पावर y। तो इसका मतलब है हमारा आंसर आएगा 0। इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि डिटरमाइन द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, तो आंसर होगा ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, जो ऑर्डर है वो कितना आया है 1, और बी के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो कितना आया है 0। बोलो भैया। एक सेकंड रुकना है। नहीं यार वो मिसप्रिंट है इधर भैया, इसको 0.05 भी कर लो, 10 गुना नहीं है वो, वही 10 गुना कुछ होता नहीं है ना, वो गलती से लिख दी। ये ध्यान रखना यार, यहां गलती से लिख दिया है 0.005 ही होगा, है ना, एक ही गुना मान लो। 10 गुना कोई पावर नहीं बनेगा बेटा, पेपर में भी नहीं आएगा, वो गलती से लिखा है। बाकी आपको बात समझ में आई है सारी, कैसे सवाल किया जाता है ये समझ में आया है। तो जब आप अपने हिसाब से यही करना सीख जाएंगे तो जितने भी सवाल ये चार्ट वाले हैं इसमें आप केवल क्या लिखेंगे पता है, एक बार ये और एक बार ये क्वेश्चन, बाकी ये सारी राम कहानी स्किप कर जाएंगे, तो वहां पर आप कम जगह पर जल्दी सवाल कर पाए। ये बात आपकी समझ में आती है? बोलो भाई यस सर और नो सर, अगर किसी को कोई डाउट है तो। ठीक है, चले भैया हटाया जाए। तो एक सवाल हम आपको देते हैं और आप जल्दी से करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, for a reaction between NO and Cl2, following data obtained. Following data obtained, यहां पर भी वही है, NO का कंसंट्रेशन, डब्बे का मतलब Cl2 का कंसंट्रेशन, और यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन 0.05 1 into 10 की पावर -3, 0.05 0.15 3 into 10 की पावर -3, 0.15
0.059 इंटू 10⁻³ है ना। और यहां मैं लिख दे रहा हूं कि जो अपने एक्सपेरिमेंट है ये 1 मान रहे हैं, ये 2 मान रहे हैं और ये 3 मान रहे हैं। ठीक है, आपको बताना है फाइंड आउट, पहला सवाल है कि आप लोगों को बताना है रेट एक्सप्रेशन क्या होगा। रेट एक्सप्रेशन क्या होगा। दूसरा सवाल है वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट कितना होगा। तीसरा सवाल है इफ कंसंट्रेशन ऑफ NO दिया हुआ है 0.4 और M का मतलब मोलैरिटी, एंड कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 इज 0.2 M, तब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। 3 सवाल अपने को निकालने हैं। ठीक है, ऐसे दसियों हजार सवाल हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमारा सीधा फंडा, सबसे पहले रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि भाई साहब इस रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन होगा R बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर X, B की पावर Y। ठीक बात, कंपेयर करते हैं। अब यहां पे A और B NO और Cl2 है, तो आप थोड़ा समझदार है तो आप लिखेंगे R बराबर A के कंसंट्रेशन ऑफ NO की पावर X, कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 की पावर Y। ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अगर ये जनरल फॉर्म लिखी थी। ये हमारा रेट एक्सप्रेशन हो गया। X Y की वैल्यू आएगी तो रेट एक्सप्रेशन लिख पाएंगे। अब यार अपने को कंपैरिजन करना है, तो पहला कंपैरिजन हम कर रहे हैं क्या, जिसमें कि कोई एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो। तो पहले दूसरे को कर लेते हैं। तो मैं बोलूंगा कि एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2 कंपेयर। देखिएगा बात को, 1 और 2 को कंपेयर किया, कितनी तेज आप कर सकते हैं। जो चीज कांस्टेंट है उसको भूल जाइए। यहां आते हैं 0.05, 0.15, यानी Cl2 के कंसंट्रेशन को 3 गुना किया। रेट याद रखना, ये पावर सेम होनी चाहिए सर, तभी कंपेयर हो पाएगा नंबर। 10 की पावर -3, 10 की पावर -3। अगर कहीं 10 की पावर -2 दिया हो या -4 दिया हो तो उसको सेम पावर में ले आए। अब यहां देखकर समझ में आ रहा है ये क्या बोल रहा है। अब ये मुंह जवानी आपको अपने मन में बोलना है कि Cl2 का कंसंट्रेशन 3 गुना करने पर रेट 3 गुना हो जाता है। तो इसका मतलब यहां पर R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NO की पावर X होगा। तो आप बोलोगे रेट 3 गुना हो जाता है। कितना? 3 गुना। तो यहां रेट की जगह 3 लिख दोगे। किसका कंसंट्रेशन 3 गुना करने पर, NO का या Cl2 का? तो NO तो कांस्टेंट है, Cl2 का कंसंट्रेशन 3 गुना, तो Cl2 की जगह 3 लिखोगे और पावर आएगी 1। तो यहां पे 1 लिखेंगे तो Y बराबर 1, कहानी खत्म। इतना आपके दिमाग में, इतना ही लिखना है पेपर। अगला, अब हमें अगर X का वैल्यू निकालना है तो हम देखें Cl2 कहां कांस्टेंट है, तो एक्सपेरिमेंट 1 और 3 में। तो हम कहेंगे एक्सपेरिमेंट 1 और 3 को कंपेयर करिए। ठीक बात, 1 और 3 को कंपेयर किया तो जो चीज कांस्टेंट है उसे मत देखो। NO का कंसंट्रेशन कितना? 3 गुना हो रहा है, 0.05 से 0.15, और रेट 1 से 9 हो रहा है। इधर आ, कितने गुना? 9 गुना। आ जाइए भैया, रेट 9 गुना हो रहा है, तो इसका मतलब है इस एक्सप्रेशन में R की जगह पे 9 रखा, बाकी सब भूल जाइए। Cl2 कांस्टेंट है, उसे मत देखो। NO की जगह पर कितने गुना कर रहे हो? 3 गुना, तो NO की जगह 3 गुना यानी 3 रखा और उसकी पावर X। अब अगर कंपेयर करना है तो 9 क्या 3 की पावर 2 होता है, तो X बराबर कितना आया? 2।
यानी कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO 2 होगा, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू Cl2 1 होगा। यानी हमारा रेट एक्सप्रेशन जो है वो क्या होगा, R बराबर के NO की पावर 2 और Cl2 की पावर 1, तो कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 की पावर 1। ये पहला आंसर हो गया। मतलब इतने में आप काम कर ले जाएंगे, बार बार यहां लिखने की जरूरत नहीं है। वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट निकालना है। वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट निकालने के लिए आप कोई भी एक एक्सपेरिमेंट ले लो। मान लीजिए मैं एक्सपेरिमेंट 1 लेता हूं, एक्सपेरिमेंट 1। तो अगर एक्सपेरिमेंट 1 लिया तो क्या एक्सपेरिमेंट 1 के हिसाब से अगर हम रखें तो R बराबर क्या रखेंगे, इसी एक्सप्रेशन में मान लो तो R बराबर रखेंगे 1 इंटू 10 की पावर -3। K का वैल्यू नहीं पता है। NO के कंसंट्रेशन की जगह रखेंगे 0.05, ऑर्डर पता चल गया है 2 है। Cl2 के कंसंट्रेशन की जगह रखेंगे 0.05 और पावर 1 होगा। यहां से अगर आप सॉल्व करते हैं दोस्त तो K का वैल्यू आएगा 8। यहां से अगर सॉल्व करते हैं तो K बराबर आएगा 8। ये हमारा रेट कांस्टेंट हो गया। अब हमसे पूछा गया है सवाल नंबर 3 में, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 8। सवाल नंबर 3 में पूछा है रेट ऑफ रिएक्शन बताओ। अगर NO का कंसंट्रेशन 0.4 है और Cl2 का 0.2 है तो आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है रेट एक्सप्रेशन ये है, तो हमें रेट निकालना है। यानी R बराबर K की जगह रखेंगे 8, NO का कंसंट्रेशन दिया है 0.4 यानी 0.4 की पावर 2 और Cl2 का कंसंट्रेशन दिया है 0.2 तो 0.2 की पावर 1 ये रखा जाएगा। तो यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो R बराबर आएगा बेटा 0.256 यानी रेट मोल लीटर इनवर्स और टाइम इनवर्स है ना। तो इसका मतलब है तीसरे सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन 0.256। क्या ये बात आपकी समझ में आती है? मेन बात है यहां आप अपना समय बचा लीजिएगा। बोलिए बच्चों, यहां अगर आपने अपना टाइम बचाया तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो इसी प्रकार के सवाल रेट लॉ पे आएंगे, या तो एक्सपेरिमेंटल होंगे और या वो इक्वेशन वाले होंगे। तो मैंने आज आपको 8 सवाल कराए हैं। इन 8 सवालों को घर में एक बार दोबारा आपको लगा लेना है। अच्छा, कोचिंग में कल से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। कॉल आ गया आप लोगों के पास? बोलो भाई। हाँ, तो कल से स्टार्ट हो रहा है। याद रखना कल मेरी क्लास नहीं है बस वहां पे, तो परेशान मत होना। परसों से मैं वहां पे क्लास लूंगा और अपने टाइम पर ही लूंगा जिस टाइम पे क्लास चल रही थी, 2 बजे से, है ना। चलिए ठीक है, तो परसों मिलते हैं। नहीं सर सुनिए, ये एक बात मैं बता दूं आपको कि जैसे ऐप वाले में ये फायदा है कि जो क्लास की जो भी क्लास होगी वो भी मैं उसमें लाइव में डाल दूंगा, तो वो मोबाइल का मेमोरी वाला चक्कर नहीं है। तो वो भी जिन बच्चों के पास ऐप है उसमें आता रहेगा, तो जब कभी चाहोगे तो उसमें देख लो, है ना। और बाकी मैं यहाँ पे ऑनलाइन में हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन क्लास आपकी लूंगा। जैसे केमिकल काइनेटिक्स चल रहा है तो इसको ये इसी में पढ़ाते रहेंगे। ये आपका ऑनलाइन चलता रहेगा, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी जैसे केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा दे रहे हैं, इसके बाद इसी में मैं सॉलिड स्टेट पढ़ा दूंगा तुमको। तो जो लोग ऐप में हैं और ज्यादा पढ़ सकते हैं तो उनका काम आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं परसों।